Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our class is about Neorealism Part 1, What's Structural Revolution. अब एक पजल है, एक प्रॉब्लम है जो कि इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत डेकेड्स तक सताती है, बॉदर करती है उन्हें। अब कोल्ड वॉर के दौरान दो सुपर पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। अब दोनों एक तरीके से स्टैंड ऑफ में लॉक्ड हैं, एक ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंड ऑफ, जहां पे दोनों सुपर पावर्स के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स भी चल रही हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। लेकिन फिर भी 40 इयर्स तक कोई भी डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज नहीं होता। अब जो क्लासिकल रियलिज्म था, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, उसने कहा कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मॉर्गेनथाउ कहते थे कि स्टेट को ड्राइव करता है लस्ट फॉर पावर, पावर सीकिंग है नेचर स्टेट का, और क्योंकि ह्यूमन नेचर डार्क और अग्रेसिव है। लेकिन यहां पे दो एनिमीज हैं जो कि आर्म टू टिथ हैं, लेकिन दोनों के दोनों बहुत ही रिमार्केबल रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई व्हाट वाज होल्डिंग देम बैक। अब 1979 में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट नेम्ड केनेथ वोल्ट्स ऑफर करते हैं एक रेडिकल आंसर। अब वो पहले प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम कहते हैं कि स्टेट्स के साथ नहीं है, ना तो वो लीडर्स के साथ है इवन, बल्कि यह है कि इट वाज विद द हाउ वी आर आस्किंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। So the question which he emphasized was on what if human nature doesn't even matter। तो उनका आंसर था कि भाई स्टॉप लुकिंग एट ह्यूमन नेचर, स्टार्ट लुकिंग एट स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक को उनकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो कि आज भी बहुत करिकुलम, हर किसी करिकुलम में एस्टेब्लिश्ड है। तो इस लेक्चर के एंड तक आप जानेंगे कि कैसे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म है क्या और कैसे डिफरेंट है वो क्लासिकल रियलिज्म से, और अल्टीमेटली जानेंगे कि वॉल्स का फ्रेमवर्क कैसे एसेंशियल है आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए। लेट्स बिगिन विद द मैन हिमसेल्फ, केनेथ नील वॉल्ट्स। बॉर्न हुए थे जून 8 1924 में मिशिगन में। दोनों के दोनों पेरेंट्स इवन ग्रेजुएट भी नहीं होते हाई स्कूल, लेकिन फिर भी उनका सन बनता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन 20th सेंचुरी। वॉल्ट्स जो कि सर्व करते हैं यूएस आर्मी को भी वर्ल्ड वॉर टू और कोरियन वॉर में। उसके बाद वो राइज करते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट टू फर्स्ट लेफ्टिनेंट, एंड ही वाज आल्सो स्टेशन्ड इन जापान ड्यूरिंग अमेरिकन ऑक्यूपेशन। अब आप सोचेंगे कि एक मिलिट्री वेटरन हॉकिश ही होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेके, लेकिन ही वॉज टोटली अपोजिट ऑफ दैट। वॉल्ट्स वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अपोनेंट ऑफ वियतनाम वॉर। उन्होंने अपोज की थी 2003 की इराक इन्वेजन भी। उनके कलीग्स जैसे कि शिबली तिलहामी कहते हैं कि आपको उनकी इमेज लगेगी एज अ पावर गाय, बट ही वॉज अपोजिट ऑफ दैट। ही वॉज वार्म एंड केयरिंग। उनका रियलिज्म लेड हिम टू अपोज वॉर rather than to inflict one. So realism isn't about loving war, it's about understanding the conditions that cause it so we can ultimately avoid it. अब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम फाइव बेटा कैपा फ्रॉम ऑबरलिन कॉलेज, वो जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। शुरुआती चरणों में वो इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करते हैं, बट लेटर ऑन स्विच टू पॉलिटिकल साइंस अल्टीमेटली, because he was saying that कि political philosophy was more interesting to him than economics। केनेथ वोल्ट्स की डॉक्टरल डिसर्टेशन इतनी अनकन्वेंशनल थी कि जब उनके सुपरवाइजर विलियम टी आर फॉक्स, जो कि ऑल्सो कॉइंड द टर्म सुपर पावर, was presenting it in front of a committee, तो other professors wasn't sure कि what to make of it। अब यही डिसर्टेशन उनकी उनकी अल्टीमेटली बनती है फर्स्ट बुक, एंड द फर्स्ट बुक यू नो बाय द नेम ऑफ मैन, द स्टेट एंड वॉर, पब्लिश्ड इन 1959। उस बुक में वो थ्री इमेजेस फ्रेमवर्क देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वॉर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है थ्री लेवल्स पे: ह्यूमन नेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम इटसेल्फ। अब सबसे क्रूशियल इंसाइट उनका ये था कि ह्यूमन नेचर कांस्टेंट है। अगर कोई वॉर 1914 में हो रही है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे 1910 के पीस से? यही चेंज होता है कि ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम चेंज करता है। अब 20 साल के बाद, फ्रॉम आस्किंग वेयर शुड वी लुक टू आंसरिंग स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग, अब वोल्ट्स अपनी इस बुक में लिखते हैं 1979 की पब्लिश्ड बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये बुक सिर्फ 250 पेजेस की है, बट द इम्पैक्ट वाज सिस्मिक।
रॉबर्ट जर्विस जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स हैं आईआर के, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानते हैं इस फील्ड की। ये 8000 से ज्यादा टाइम साइटेड हुई है एंड इट इज मोस्ट असाइंड बुक इन इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अक्रॉस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एंड बियॉन्ड। अब व्हाट डिड वॉल्ट्स आर्ग्यू दैट वाज सो रिवोल्यूशनरी? केनेथ वॉल्ट्स अपनी थ्योरी को कॉन्क्रीट बनाने के लिए एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट से। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स जो होती हैं, दे वर्क इन सिमिलर वेज, रिगार्डलेस ऑफ कि उनको चला कौन रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, या फाउंडर्स की वैल्यूज क्या थी। दे अल्टीमेटली हैव सेम एम्स कि उन्हें कॉस्ट कम करनी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन ऐसा क्यों, वाई? अब इसीलिए नहीं क्योंकि सीईओ सारे के सारे एक जैसे सोचते हैं, बट इसीलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन है वो उन्हें फोर्स करता है ऐसे बिहेव करने के लिए। और जो फर्म्स ऐसे अडेप्ट नहीं कर पाएंगी मार्केट प्रेशर्स को या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी कॉम्पिटिटर्स को, तो वो अल्टीमेटली लॉस करेंगी और अल्टीमेटली मे बी दे विल गो बैंकरप्ट। अब मार्केट सिलेक्ट करती है सर्टेन बिहेवियर्स को, इसीलिए स्ट्रक्चर शेप करता है बिहेवियर को। सो इन क्रक्स, states are like firms, the international system is like a market, structure constraints choices। वोल्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम सेम तरीके से काम करता है। स्टेट जो फेल कर जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रेशर्स के खिलाफ लड़ने में, इग्नोर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और जो थ्रेट नहीं बैलेंस करते हैं विल फेल टू प्रॉस्पर, विल ले देमसेल्व्स ओपन टू डेंजर्स एंड अल्टीमेटली विल सफर। वोल्ट्स डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थ्रू एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स: ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अगर आपने तीनों एलिमेंट समझ लिए तो आपको पूरा स्ट्रक्चरल रियलिज्म समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन कि हाउ इज सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड? अब डोमेस्टिक सिस्टम हायरार्किक होता है, जहां पे कोई कमांड करता है तो कोई दूसरा ओबे करता है। गवर्नमेंट होती है अबव सिटीजन्स, और देर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो देयर। अब वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्किक सिस्टम होता है, ना कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स आर फॉर्मली इक्वल, कोई एंटाइटल नहीं है कमांड करने के लिए, ना कोई रिक्वायर्ड है ऑबे करने के लिए। और यही सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और इसी वजह से इसके प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। हायरार्किक सिस्टम में कोई ना कोई आपके पास है कॉल करने के लिए जब आप थ्रेटेंड होते हो, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, या कोई अथॉरिटी जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन एनार्किक सिस्टम में कोई भी नहीं है, स्टेट को रिलाई करना पड़ेगा खुद पे। वर्ड्स इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प। दैट्स व्हाई ही सेज सेल्फ हेल्प इज नेसेसरीली द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इन एन अनार्किक ऑर्डर। सेकेंड एलिमेंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और अदर लैक ऑफ इट। डोमेस्टिक सिस्टम्स में यूनिट स्पेशलाइज करती हैं, आपके पास बिजनेसेस हैं, कोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन यही इंटरनेशनल लेवल पे एलिमेंट ड्रॉप आउट कर जाता है, एज वॉल्ट्स पुट इट। स्टेट्स आर लाइक यूनिट्स जो कि टास्क तो सेम फेस करती हैं, बट जो उनकी एबिलिटी होती है टू परफॉर्म देम आर नॉट द सेम। अब हर स्टेट को प्रोवाइड करनी है अपने लिए सिक्योरिटी, एवरी स्टेट मस्ट मैनेज इट्स इकोनॉमी, उनको मेंटेन करना है ऑर्डर को, डिफेंड करनी है अपनी टेरिटरीज को। सो द डिफरेंस आर द कैपेबिलिटी, नॉट द फंक्शंस। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि वी कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेट बिहेवियर बाय लुकिंग एट व्हाट स्टेट्स आर। या तो वो डेमोक्रेसीज हैं, ऑटोक्रेसीज हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, लेकिन व्हाट एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन देयर पोजीशन इन द सिस्टम, स्पेसिफिकली देयर रिलेटिव पावर। थर्ड एलिमेंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब सिंस स्टेट्स आर फंक्शनली सिमिलर, तो उनको डिस्टिंग्विश क्या करेगा? उनकी कैपेबिलिटीज, हाउ मच पावर दे हैव रिलेटेड टू अदर्स। अब कैपेबिलिटीज आर देमसेल्व्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, हाउ पावर इज स्प्रेड अक्रॉस द सिस्टम, एक सिस्टम लेवल प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेगा कि सिस्टम यूनिपोलर होगा या बाइपोलर होगा या मल्टीपोलर होगा। अब आते हैं कि केनेथ वोल्स का सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम क्या था, दैट वाज ऑफ बायोपोलर स्टेबिलिटी। वोल्स आर्ग्यू करते थे कि टू सुपर पावर्स आर मोर स्टेबल देन मल्टीपोलर वंस। अब क्यों? उन्होंने दो रीजंस दिए। पहला कि रिड्यूस अनसर्टेनिटी, बायोपोलर वर्ल्ड में आपके पास दो ग्रेट पावर्स हैं एंड दे अल्टीमेटली हैव टू फोकस ऑन ईच अदर ओनली। आपको कोई मल्टीपल पोटेंशियल थ्रेट्स को
एस्टिमेट नहीं करना, आपको स्ट्रेंथ ऑफ अलायंसेस नहीं चेक करनी, तो कैलकुलेशंस विल बिकम इजी रादर देन इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। सेकेंड बात है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अब बायोपोलैरिटी में सुपर पावर रिलाई करते हैं खुद के रिसोर्सेज पे टू स्पेंड ऑन देयर मिलिट्री या उनकी मैनेज करने के लिए इकोनॉमीज को, लेकिन जो कि है अल्टीमेटली इंटरनल बैलेंसिंग। अब बात करते हैं कि मल्टीपोलैरिटी में क्या होने वाला है, स्टेट्स को रिलाई करना पड़ेगा अपने अलायंसेस पे, विच इज अल्टीमेटली एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अब अलाइज डिफेक्ट भी कर सकते हैं, फ्री राइड भी कर सकते हैं और स्विच साइड्स भी कर सकते हैं, विच इज मोर अनस्टेबल अल्टीमेटली। सो दिस explained why the Cold War was dangerous but stable. Two superpowers watching each other, unable to miscalculate about who mattered. अब अगर आप तीनों एलिमेंट्स को टुगेदर पुट अप करेंगे आपको मिलेगा सेल्फ हेल्प सिस्टम। अब कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, वर्ल्ड एनार्की है और स्टेट्स आर फंक्शनली सिमिलर and they must have to provide their own security. So distribution of capabilities tells how much they need to worry. अब from self help flows everything else. पहला सिक्योरिटी सीकिंग, स्टेट मैक्सिमाइज करते हैं सिक्योरिटी को ना कि पावर फॉर इट्स ओन सेक। बैलेंसिंग, स्टेट्स अलाई करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेट। थर्ड, security dilemma. When you build defenses, others see a threat. Relative gains. What matters isn't just your gains, but gains relative to others. So, in crux, in a self help system, the strong survive and the weak must be clever or just disappear. तो हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल रियलिज्म कहता है कि स्टेट सीक्स पावर क्योंकि ह्यूमंस आर हंग्री, पावर हंग्री। अब ह्यूमन नेचर पे देखिए कि टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्ट्रक्चरल रियलिज्म वही कहता है कि स्टेट सिक्योरिटी सीक करता है क्योंकि सिस्टम उनको फोर्स करता है। सो लुक एट द स्ट्रक्चर, एनार्की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो वी से कि मॉर्गेनथाउ लुक्ड इनसाइड द ह्यूमन सोल, Waltz looked at the system around the states. Same outcomes, but different explanation. Let's apply structural realism to India. अब क्वेश्चन पूछते हैं कि why India balances? एक वॉल्जियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्राइमरीली ड्रिवन नहीं है उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज से या हिंदू सिविलाइजेशन से या नेहरूवियन आइडियल से। इट इज शेप्ड बाय इट्स पोजीशन इन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया एक राइजिंग पावर है एनार्किक सिस्टम में, बॉर्डर्ड बाय टू न्यूक्लियर स्टेट्स, one rival that is Pakistan and another is competitor that is China. अब what should we expect India to do? That is balance, and that's what exactly what we see. India deepened its ties with the United States, इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, बट इसीलिए क्योंकि वो उसको हेल्प करता है यूएस को बैलेंस करने के लिए अगेंस्ट चाइना। इंडिया ज्वाइन करता है क्वाड not out of ideological commitment to free and open Indo-Pacific, but because collective action enhances security against a rising threat. So Waltz wouldn't ask whether India's democracy makes it a natural US ally, he would ask whether the structure pushes them together, and it does. Now another example is यूएस चाइना की rivalry, which is a pure structural realism. और decade से रियलिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था राइजिंग चाइना वुड चैलेंज एस्टेब्लिश्ड अमेरिकन ऑर्डर। अब इसीलिए नहीं क्योंकि चाइनीज लीडर आर इविल और एक्सपेंशनिस्ट बाय नेचर, बट बिकॉज क्योंकि राइजिंग पावर हमेशा चैलेंज करती है एस्टेब्लिश्ड वंस को। अब स्ट्रक्चर डिमांड सेट, अब चाइना की कैपेबिलिटीज ग्रो कर रही हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शिफ्ट करती है। अब द सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स बायोपोलैरिटी, एंड बायोपोलैरिटी का लॉजिक जब किक इन होता है उसका मतलब है कि दो पोल कंपीट करते हैं एक दूसरे से और उनकी सेंट्रल राइवलरी डोमिनेट्स एवरीथिंग। अब आपको याद होगा थ्यूसिडाइडिस ट्रैप। वॉल्ट्स का स्ट्रक्चरल रियलिज्म एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, इट इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज और आइडियोलॉजीज, ये है एक स्ट्रक्चरल प्रेशर्स पे दैट राइजिंग एंड डिक्लाइनिंग पावर फेसेस। अब व्हाट स्ट्रक्चर डजंट एक्सप्लेन्स, अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म की लिमिटेशंस भी हैं। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि वॉल्ट्स की थ्योरी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, ये बताती है कि कैसे स्टेट्स को बैलेंस करना है बट नॉट टेल कि व्हेन एंड हाउ। अब वो बताती है कि पावर विल compete बट नॉट व्हाट दे विल compete ओवर। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है ब्रॉड पैटर्न्स को, कोई स्पेसिफिक डिसीजंस को नहीं। अब व्हाई डिड द यूएस इंटरवीन्स इन Iraq but not Syria? Why does India balances against China but engage economically? स्ट्रक्चर डजंट टेल अस। स्ट्रक्चरल रियलिज्म के तीन क्रिटिसिज्म्स और हैं। पहला कि थ्योरी बहुत स्टैटिक है, एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी को बट स्ट्रगल्स विद चेंज। हाउ डू सिस्टम्स शिफ्ट फ्रॉम वन पोलैरिटी टू अनदर? वॉल्ट्स डजंट रियली से एनीथिंग।
सेकंड, इट इग्नोर्स आइडियाज एंड नॉर्म्स। अब श्योरली कि यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट करता है और फॉर्मर एनिमीज अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओवर बैलेंसिंग। स्ट्रक्चरल रियलिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। थर्ड है कि इट ट्रीट स्टेट एज ब्लैक बॉक्सेस। ऐसा मानता है कि जैसे कुछ होता ही नहीं है इनसाइड, रेवोल्यूशंस होती हैं, रिजिम चेंजेस होते हैं, पब्लिक ओपिनियंस बदलते हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं। So, Volts built a powerful spotlight, but like all spotlights, it illuminates some things while leaving others in shadow. तो आज के की टेकअवेज जो हमें याद रखने हैं, केनेथ वोल्ट्स की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 रिवोल्यूशनाइज करती है आईआर की स्कॉलरशिप को। वो आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रक्चर ना कि ह्यूमन नेचर या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शेप करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं स्टेट बिहेवियर को, और इसी को स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म कहते हैं। इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं: ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। यही एलिमेंट्स शेप करते हैं हाउ स्टेट बिहेव रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, स्ट्रक्चरल रियलिज्म प्रिडिक्ट करता है सेल्फ हेल्प बिहेवियर को। स्टेट बैलेंसेस करते हैं अगेंस्ट थ्रेट्स, फेस करते हैं सिक्योरिटी डिलेमा और केयर करते हैं अपने रिलेटिव गेन्स के बारे में। थर्ड है पार्सिमोनी एंड पावर। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म इज डेलिबरेटली एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेन करती है ब्रॉड पैटर्न्स को, बट इट अल्टीमेटली स्ट्रगल्स विद स्पेसिफिक डिसीजंस एंड चेंज ओवर टाइम। Parsimony is the major point here. So, thanks for watching. Please subscribe and share. See you in the next one.